Hello friends, this is Archana Economica. Welcome to all in my class. Friends, sorry actually काफ़ी टाइम से just because of some personal reason हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए एंड जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था आपसे, टुडे वी विल स्टडी अबाउट अतिरिक्त क्षमता सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सी अतिरिक्त क्षमता सिद्धांत चैम्बरलिन से पूर्व प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की कृतियों में अतिरिक्त क्षमता की विचारधारा पाई जाती है। मार्शल, पीगो, विक्सर, सराफा आदि अर्थशास्त्रियों के नाम अतिरिक्त क्षमता सिद्धांतों से जोड़े जाते हैं, किंतु अतिरिक्त क्षमता सिद्धांत की विस्तृत एवं व्यवस्थित व्याख्या चैम्बरलिन के स्पर्शी हल टेंजेंट सॉल्यूशन में ही मिलता है। पीगो, मार्शल सहित सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि यदि दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन स्तर निश्चित किया जाए, तब समाज के उत्पादन संसाधनों को एक पूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म आदर्श उत्पादन आइडियल आउटपुट दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एलएसी वक्र के न्यूनतम बिंदु पर दीर्घकाल में औसत तथा सीमांत आगम औसत लागत तथा सीमांत लागत के बराबर होता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो बेटे, जो आइडियल आउटपुट पॉइंट होता है ना, आदर्श बिंदु होता है, आदर्श उत्पादन का दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम बिंदु होता है, उसमें क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में एलएसी कर्व आप जानते हैं, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है ना। एलएसी कर्व जो है कि न्यूनतम बिंदु पर दीर्घकाल में औसत और सीमांत आगम औसत लागत तथा सीमांत लागत के बराबर होता है, अर्थात एलएसी इक्वल टू AR/MR, यानी LAC, LMC, AR/MR सारे बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑलराइट, ठीक है ना। तो LAC, LMC, AR/MR इक्वल होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। किंतु जब प्रतियोगिता एकाधिकारात्मक होती है, तब फर्म का मांग वक्र अथवा आगम वक्र क्षैतिज रेखा के रूप में न होकर बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। गिरता हुआ मांग वक्र कभी भी यू आकार के दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं कर सकता। गिरते हुए मांग वक्र की दशा में एलएसी वक्र सदैव अपनी गिरती अवस्था में न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के पहले ही AR वक्र को स्पर्श कर लेता है। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, देखो बेटा, आदर्श उत्पादन का बिंदु, एक मिनट, है ना, ये आपका आदर्श उत्पादन का बिंदु है। दिस इज एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में मूल्य और लागत लिखी हुई है एंड एक्स एक्सिस पर आपका प्रोडक्शन है, ठीक है ना, जो QM QC के फॉर्म में लिखा गया है। अब देखिए, यहाँ बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ प्राइस PC मानी
प्राइस देखिए यहाँ पीसी पीएम के द्वारा हम मूल्य और लागत को, कॉस्ट को और वैल्यू को जो है मूल्य को डिनोमिनेट करते हैं। एंड वास्तविक उत्पादन का बिंदु के है। आदर्श बिंदु क्या है? आदर्श बिंदु आपका ईसी है। एमआर आपका क्वांटिटी, ये क्यूसी आपका जो है एमआर का क्वांटिटी बता रहा है। और अतिरिक्त क्षमता आपका ये है, दिस पॉइंट क्यूएम। अब यहाँ देखिए एआरसी एमआरसी इक्वल है, ठीक है ना। एन एलएमसी एलएसी ये इसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं, यही एक आदर्श बिंदु है। यही मेन थिंग इज दैट, यही ये बता रहा है। वास्तविक उत्पादन बिंदु तो के है, लेकिन आदर्श बिंदु, आदर्श का मतलब समझते हैं ना, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो ये आदर्श बिंदु जो है इसी है। ऑलराइट, बस यही है। एंड इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। वास्तविक उत्पादन यानी एक्चुअल आउटपुट, दिस पॉइंट, ओके। एवं आदर्श उत्पादन आइडियल आउटपुट, दिस पॉइंट का अंतर ही अतिरिक्त क्षमता है। देखिए बेटे, के और ई के बीच में जो डिफरेंसेस हैं यही तो अतिरिक्त क्षमता को बता रहा है। इन दोनों के बीच में इतना यही डिफरेंस है, ठीक है ना, यही अतिरिक्त क्षमता को बता रहा है। एरो के माध्यम से ये दिखाया गया है आपको, ठीक है ना। चैम्बरलेन के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता में अतिरिक्त क्षमता की मात्रा निम्न बातों पर निर्भर करती है। अतिरिक्त क्षमता, एक्सेस कैपेसिटी जो है बता रहा है। ये किस चीज़ को बता रहा है बेटा? चैम्बरलेन के अनुसार एकाधिकृत प्रतियोगिता में अतिरिक्त क्षमता की मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। फर्म के उत्पादन की मांग किलोज, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है एलएसी वक्र के पैमाने की वस्तुओं के कारण नीचे गिरने की तीव्रता। एलएसी वक्र के पैमाने की वस्तु के कारण, एलएसी वक्र के पैमाने की बचत के कारण नीचे गिरने की तीव्रता। एलएसी वक्र ध्यान से देखिए, ये देखिए एलएसी वक्र नीचे गिर रहा है ना, इसी पॉइंट को समझा रहा है ये, ठीक है ना। एन उपभोक्ता के वस्तु विभेद की पसंदगी। वस्तु विभेद, डिफरेंट टाइप्स के गुड्स होते हैं, उसमें पसंद कोई कुछ आप देखिए बेटे, जैसे साबुन है, कोई लक्स पसंद करता है, कोई लाइबॉय पसंद करता है। इस तरह वस्तु विभेद होते हैं ना, उनकी पसंदगी भी एक इसका जो है बहुत बड़ा कारण है एकाधिकृत प्रतियोगिता का। गैर मूल्य प्रतियोगिता की मात्रा, गैर मूल्य प्रतियोगिता की मात्रा कैसी है, इस पर भी आपका डिपेंड करता है अतिरिक्त क्षमता। अच्छा, ओके। सो अल्पाधिकार, अल्पाधिकार अब पढ़ेंगे। अल्पाधिकार मीन्स ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या चीज़ होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसके अंतर्गत बाजार में कुछ थोड़ी सी फर्में होती हैं। ये फर्में या तो सजातीय वस्तुओं, होमोजीनस प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती हैं, या ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जो पूर्ण तो नहीं लेकिन निकट स्थानापन्न अवश्य होती हैं। दूसरे शब्दों में अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार कीमत पर समुचित प्रभाव पड़ता है। और विक्रेता इस तथ्य से अवगत रहता है। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अल्पाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत बाजार में कुछ थोड़ी सी फर्में होती हैं, थोड़ी बहुत फर्में होती हैं। ओलिगोपोली मतलब अल्प,
नाम से ही क्लियर है, अल्प अधिकार। कुछ लोगों को, थोड़ी सी फर्मों को जो है राइट्स मिलते हैं। ये फर्में या तो सजातीय वस्तुओं का होमोजेनस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती हैं, या ऐसी वस्तुओं को उत्पादन करती हैं जो पूर्ण तो नहीं लेकिन निकट स्थानापन्न अवश्य होती हैं। दूसरे शब्दों में अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसे विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति बाजार की समुचित कीमत पर प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक विक्रेता इस तथ्य से अवगत रहता है। उत्पादन के आधार पर अल्पाधिकार का वर्गीकरण हम देखिए, उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। सेकेंड, समझौते अथवा गठबंधन के आधार पर करते हैं, नेतृत्व के आधार पर करते हैं, और खुला अल्पाधिकार, बंद अल्पाधिकार के रूप में। अल्पाधिकार का अब इसका जो है क्या करेंगे, उत्पादन के आधार पर क्या क्या होता है भैया, सबसे पहले इसको समझ लो। उत्पादन के आधार पर पूर्ण अल्पाधिकार और अपूर्ण अल्पाधिकार। पूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है बेटा, जब सभी विक्रेता एक समान वस्तुएं बेचें, सभी विक्रेता एक समान वस्तुएं बेचते हैं तो उसमें पूर्ण अल्पाधिकार होता है। अपूर्ण अल्पाधिकार क्या होता है, अपूर्ण अल्पाधिकार जब सभी विक्रेता निकट स्थानापन्न वस्तु बेचते हैं। अपूर्ण अल्पाधिकार क्या होता है, जब सभी विक्रेता निकट स्थानापन्न वस्तु बेचें। खुला अल्पाधिकार और बंद अल्पाधिकार। खुला अल्पाधिकार क्या होता है, जब उद्योग में बाहरी फर्मों का प्रवेश स्वतंत्र हो। बंद अल्पाधिकार क्या होता है, जब उद्योग में बाहरी फर्मों का प्रवेश बंद हो। प्रवेश स्वतंत्र है तो खुला अल्पाधिकार, और प्रवेश बंद है, बाहरी उद्योग में एंट्री नहीं कर सकती फर्में, जो है उद्योग में फर्मों का एंट्री बंद है, तो इसको बंद अल्पाधिकार। नाम से ही क्लियर है यार, ओके। एंड फिर यहाँ समझौते अथवा गठबंधन के आधार पर समझौते अल्पाधिकार, गैर समझौते अल्पाधिकार, ठीक है ना। एंड जब फर्मों के मध्य वही बातें समझौता होता है, हो जाए, परस्पर प्रतियोगिता ना करें, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, तो जो क्या होती हैं वो समझौते के आधार पर। समझौते अल्पाधिकार गैर समझौते होता है जब कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई एग्रीमेंट ना हो और वे आपस में कंपटीशन रखें। कीमत के नेतृत्व के आधार पर आंशिक अल्पाधिकार और पूर्ण अल्पाधिकार। जब उद्योग की फर्में किसी बड़ी फर्म से दिशा लें, अर्थात उसका नेतृत्व स्वीकार करें। पूर्ण अल्पाधिकार जब उद्योग की सभी फर्में एक जैसी स्थिति में हों और किसी का नेतृत्व ग्रहण करने की स्थिति में ना हो। क्लियर, ये क्लियर हो गया ना। अभी देखिए आप अल्पाधिकार का विशेषताएं क्या है बेटा। अल्पाधिकार की विशेषताएं होती हैं, अल्पाधिकार का अभिप्राय इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है बेटा विक्रेताओं की अल्प संख्या। नाम से ही, इसीलिए इसका नाम अल्प है, अल्प अधिकार। विक्रेताओं की अल्प संख्या, कुछ जो है मतलब कम संख्या में लोग बेचने वाले होते हैं। विक्रेताओं की परस्पर निर्भरता, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड में रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि किस फॉर्म की मार्केट में, किस टाइप्स के मार्केट में जो है विक्रेता परस्पर एक दूसरे, सेकेंड पॉइंट, ओके, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और कम संख्याएं, थोड़ी बहुत कम संख्याएं विक्रेताओं की किसमें होती हैं। समरूप निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन किसमें होता है। विज्ञान विक्रय लागतों पर सबसे ज़्यादा व्यय किसमें। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन लेके आता है बेटे, तो इस चीज़ को माइंड में एकदम प्रॉपर रख लो। विज्ञान एवं विक्रय लागतों पर अधिक व्यय
फर्मों की सीमित कीमत नियंत्रण, मांग वक्र की अनिश्चितता, कीमत स्थिरता, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्यूओपोली क्या है? द्वयाधिकार, वह बाजार स्थिति जिसके अंतर्गत बाजार में केवल दो फर्में ही कार्यशील होती हैं। द्वयाधिकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म अपनी कीमत अथवा उत्पादन मात्रा अथवा दोनों के परिवर्तन संबंधी अपने निर्णय के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर बड़ी सावधानी से विचार करना पड़ता है। द्वयाधिकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये पॉइंट्स जो 7 पॉइंट्स ये दिए गए हैं बेटे, इसको अपनी माइंड में आप प्लीज़ रख लेना, ठीक है ना। 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि ये दो ही फर्में, द्वयाधिकार, ये अल्पाधिकार का तो हो चुका है। द्वयाधिकार में क्या होता है? द्वयाधिकार, ड्यूलोपोली, दो फर्में कार्यशील होती हैं। द्वयाधिकार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म अपनी कीमत अथवा उत्पादन मात्रा अथवा दोनों के परिवर्तन संबंधी अपने निर्णय के अप्रत्यक्ष प्रभावों पर बड़ी सावधानी से विचार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में द्वयाधिकार वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु की पूर्ति केवल दो विक्रेताओं फर्मों द्वारा की जाती है। ऐसी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु प्रायः एक ही होती है और वस्तु की कीमतें भी समान होती हैं। ऐसी दशा को विशुद्ध एकाधिकार, प्योर ड्यूओपोली भी कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। ये आपका हो गया ड्यूओपोली। अब ड्यूओपोली, द्वयाधिकार का क्या होता है? द्वयाधिकार अल्पाधिकार का सबसे सरल रूप है। द्वयाधिकार अल्पाधिकार सिद्धांत का वह विशेष पक्ष है जिसमें केवल दो विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार में दो से अधिक होते हैं, लेकिन कम होते हैं उसमें भी, लेकिन इसमें सिर्फ दो होते हैं, ठीक है ना। और वस्तु विभेद रहित द्वयाधिकार, वस्तु विभेद रहित भी हो सकता है, वस्तु विभेद सहित भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है। ओके। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, दोनों फर्मों में पारस्परिक निर्भरता होती है। कीमत युद्ध प्राइस वार के कारण कीमत में स्थायित्व की प्रकृति होती है। द्वयाधिकार के मॉडल, द्वयाधिकार के संदर्भ में मॉडलों की व्याख्या की जा सकती है। कैसे किया जा सकता है? द्वयाधिकार के कौन कौन से मॉडल हैं? ये सभी, सबसे ये बेटा गैर कपट संधिपूर्ण मॉडल, नॉन कोलिजन मॉडल, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है पीजीटी, जीआरएफ, नेट तीनों में, और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो गैर कपटपूर्ण संधि, नॉन कोलिजन मॉडल होता है जहां फर्में बिना किसी अनकहे या औपचारिक फॉर्मल समझौते के स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। अब इसमें कुछ मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स को देख लीजिए। गैर कपटपूर्ण संधि, ये चाहे हिंदी में आप माइंड में रख लो, चाहे आप जो है नॉन कोलिजन मॉडल रख लो। ओके। अब इसमें सबसे पहले आपका कुनॉट का मॉडल आता है। कुनॉट का मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए सी। कुनॉट ने 1833 में सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ए कुर्नो ने द्वयाधिकार समस्या का निश्चित डिटरमिनेट हल किया था। आपने दो फर्मों ए और बी द्वारा साथ साथ स्थित दो खनिज जल के झरनों से पानी निकालने का उदाहरण लिया। कुनॉट मॉडल की मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। ईच सेलर अज्यूम द सप्लाई ऑफ हिज राइवल कांस्टेंट। कुनॉट की मान्यता के अनुसार प्रत्येक उद्यमी यह आशा करता है कि उसका प्रतिद्वंदी उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करता। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि किस जो है
किस मॉडल में उद्यमी यह उम्मीद करता है कि उसका प्रतिद्वंदी उत्पादन की मात्रा में, क्वांटिटी में, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो किसका है? ये कुर्नॉट का है, ठीक है ना। ईच सेलर अज्यूम सप्लाई ऑफ हिज राइवल इज कांस्टेंट, कुर्नॉट। दूसरा आ गया बेटे आपका बर्ट्रैंड का मॉडल। बर्ट्रैंड का मॉडल क्या बोलता है? कुर्नॉट के मॉडल की आलोचना एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ बर्ट्रैंड ने इस आधार पर की कि इस मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक विक्रेता यह मानकर चलता है कि उसके प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति स्थिर रहती है। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों के एक साथ देख लीजिए बेटे। कुर्नॉट ने क्वांटिटी पर बोला है, क्वांटिटी स्थिर रहती है, और बर्ट्रैंड ने बोला है कि पूर्ति स्थिर रहती है। ये सप्लाई को कांस्टेंट मानता है बर्ट्रैंड, माइंड में रख लेना ये चीज़, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है ना। बर्ट्रैंड अगर दोनों का नाम दे दिया एक ही मॉडल में, तो अगर मात्रा और पूर्ति में जो है आप डिफरेंसेस नहीं कर पाए, किसने पूर्ति पे बात की है, किसने मात्रा पे बात की है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर दोनों को एक साथ दे दिया तो, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखना बेटे। अगर पूर्ति की बात आती है, पूर्ति बर्ट्रैंड, किसी भी तरह से अपने माइंड में रख लो, पूर्ति बर्ट्रैंड। बर्ट्रैंड ने सप्लाई पर बात किया है, सप्लाई, ओके, कि अपने प्रतिद्वंदी के सप्लाई को जो है स्थिर मानते हैं। विक्रेता की पूर्ति स्थिर रहता है। और यहाँ क्या बोलता है बेटा? कुर्नॉट मॉडल कहता है कि विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। ईच सेलर अज्यूम सप्लाई ऑफ हिज राइवल कांस्टेंट। कुर्नॉट के अनुसार उद्यमी यह आशा करता है कि मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलो बेटा, अब देखिए बेटे, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। बर्ट्रैंड ने ये समझ में आ गया, इतना आपने अभी थोड़ा सा डाउट को क्लियर कर लेना। कुर्नॉट की मॉडल की आलोचना किसने की? फ्रांसीसी गणितज्ञ बर्ट्रैंड ने क्या बोला? बर्ट्रैंड ने इस मॉडल के अंतर्गत जो बताया इन्होंने कि प्रत्येक विक्रेता यह मानकर चलता है कि उसकी प्रतिद्वंदी की पूर्ति स्थिर है। किसने माना था पूर्ति स्थिर है? कुर्नॉट ने माना था पूर्ति, सप्लाई कांस्टेंट। आप पीछे देख सकते हो, एक सेकंड। सी ईच सेलर अज्यूम सप्लाई ऑफ हिज राइवल इज कांस्टेंट। तो सप्लाई पर बात कौन करता है? सप्लाई को स्थिर कौन मानता है? कुर्नॉट मॉडल। कुर्नॉट की इसी विचारधारा का जोसेफ बर्ट्रैंड ने आलोचना किया। उन्होंने कुर्नॉट के इस मॉडल की आलोचना की। यहाँ देखो, सी, उन्होंने बोला पूर्ति स्थिर नहीं होती है बल्कि कीमत स्थिर मानता है। उसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और बोला प्रत्येक विक्रेता अपनी प्रतिद्वंदी की कीमत स्थिर मानता है, जबकि कुर्नॉट की मॉडल की अन्य विशेषताएं, सभी विशेषताएं, मान्यताएं विद्यमान होती हैं इसमें। मेरी बात समझ पा रहे हो? कुर्नॉट ने बोला है पूर्ति स्थिर है, ये आप माइंड में रख लेना। कुर्नॉट ने बोला है पूर्ति स्थिर है। आप छोटी सी हिंदी में अगर पढ़ रहे हो तो का डबल, ये इस पे बड़े ओ की मात्रा है
और पूर्त में भी बड़े ओ की मात्रा है। जस्ट एक अपने माइंड को परमानेंट फिट करने के लिए कोई ना कोई हम ट्रिक लेते हैं ना, इसकी वजह से कुनोट, कुनोट बड़े ओ की मात्रा, कु पूर्ति, कु, ठीक है, कुनोट पूर्ति, ओके, पूर्ति को स्थिर मानता है। माइंड में हिंदी में रख लेना, हिंदी में भी क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों को कंपेयर करके ही आंसर देना, क्योंकि टर्म्स में कंफ्यूज होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। हो गया। इन्होंने बोला पूर्ति को स्थिर माना, कुनोट ने पूर्ति को स्थिर माना, लेकिन इसके विपरीत, इसके अगेंस्ट में बर्टन ने बोला कि प्रत्येक विक्रेता अपनी प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता है। इन्होंने प्राइस को स्थिर माना। इन्होंने किस चीज़ को स्थिर माना? प्राइस को कांस्टेंट माना। तो प्राइस पे बात कौन करता है? बर्टन। प्राइस पे बात बर्टन, बर्टन प्राइस पे बात करते हैं और कुनोट सप्लाई पे बात करते हैं। ये माइंड में रख लेना बेटे, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी सारी मान्यताएं इन्होंने कुनोट के अकॉर्डिंग ही दी। अब एजवर्थ ने क्या बोला है? एजवर्थ ने अपने द्वैधाकार मॉडल में इस विचारधारा, इस मान्यता पर किया कि प्रत्येक विक्रेता अपनी प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता है। ईच सेलर अज्यूम प्राइस ऑफ हिज राइवल इज कांस्टेंट। समझ, इन्होंने भी वही बात कही जो आपके एक मिनट, ये देखिए, जो आपके बर्टन महोदय ने कही, यही बात ही एजवर्थ ने भी कही। एजवर्थ ने भी 1897 में बोला प्रत्येक विक्रेता अपनी प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता है, और बर्टन भी कीमत को ही स्थिर मानते हैं। तो बर्टन और एजवर्थ की मान्यताएं सेम हैं। ईच सेलर अज्यूम प्राइस ऑफ हिज राइवल इज कांस्टेंट। कुनोट की सभी मान्यताओं को उन्होंने लिया सिवाय इसके वही उत्पादन या पूर्ति को स्थिर, यानी कुनोट पूर्ति से संबंधित है। कुनोट बड़े ऊ की मात्रा मैंने बताया, पूर्ति में भी बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़े कुनोट पूर्ति सप्लाई, ओके। एंड एजवर्थ और आपके ये क्या नाम बर्टन महोदय, ये इन्होंने क्या किया? जोसेफ बर्टन एंड एजवर्थ ने इन दोनों ने प्राइस को कांस्टेंट माना। क्लियर? चलो, फिर भी कुनोट की मान्यताओं में 3 और जोड़ दी गई। कुनोट की मान्यताओं में 3 और जोड़ दी गई जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, दोनों विक्रेताओं की सीमित उत्पादकीय क्षमता है। दोनों विक्रेताओं की सीमित उत्पादकीय क्षमता है। अल्पकाल में वस्तु की भिन्न कीमतें हो सकती हैं। कुल बाजार दोनों विक्रेताओं के बीच बराबर बांटा गया है। एजवर्थ का मॉडल कुनोट की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता, जिसके अनुसार प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। एजवर्थ ने इसी बिंदु पर कुनोट के मॉडल की आलोचना की कि प्रत्येक विक्रेता उसकी पूर्ति स्थिर मानता है, पूर्ति की मात्रा का कोई समायोजन नहीं करते। प्रतिद्वंदी विक्रेता की कीमत स्थिरता प्रवृत्ति की मान्यता को एजवर्थ ने कुनोट के खनिज जल के उदाहरण पर स्थापित किया और बताया संतुलन का हल उपस्थित नहीं होता। ठीक है ना, ये पॉइंट्स आप थोड़ा माइंड में रखना। एंड फिर हम आगे देखते हैं आपका स्टेकलबर्ग का मॉडल जो 1952 में आया था। ये क्या कहते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, स्टेकलबर्ग मॉडल जर्मनी के अर्थशास्त्री एच वॉन स्टेगलबर्ग ने 1952 में अपनी पुस्तक द थियरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी, इस बुक का भी नाम पूछा जा सकता है द थियरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी, किसने दिया? तो स्टेकलबर्ग ने दिया। ठीक है ना, ये माइंड में रखना। 1952 में
ईएस का उतना संभावना है पीजीटी एंड इसमें नहीं होता, बट आपसे ये पूछ सकता है कि एच1 स्टेकलबर्ग ने कौन सी बुक, स्टेकलबर्ग की कौन सी बुक है या थियरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी किसने लिखी। द्वयाधिकार समस्या का हल इस मान्यता पर सुझाया कि प्रत्येक विक्रेता दूसरे की क्रियाओं में परस्पर निर्भरता को मानता है। प्रत्येक विक्रेता अपने को नेता, लीडर अथवा अनुयायी समझता है। प्रत्येक नेता और अनुयायी दोनों होने पर अधिकतम लाभ जो वह प्राप्त कर सकता है निर्धारित करता है। तब वह वही भूमिका निभाएगा जो उसे अधिकतम लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार उनकी इच्छाएं एक दूसरे से मेल खाती हों तो बाजार में संतुलन होगा। अतः यह कहा जा सकता है निष्कर्ष के रूप में कि यद्यपि स्कलबर्ग के प्रति क्रिया जो कल्पनाओं पर आधारित होती है, उन्होंने इस सिद्धांत को कमज़ोर और अवास्तविक बना दिया है। परंतु इन कमियों के बावजूद स्टेकलबर्ग का मॉडल द्वयाधिकारियों के बीच परस्पर निर्भरता के महत्व को दर्शाता है। यदि वे इसे मानते हैं तो लाभ अर्जित कर सकते हैं, यदि वे इसकी उपेक्षा करते हैं तो दोनों हानि उठाते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? थोड़ा बहुत क्या, पूरा समझ में आना ज़रूरी है। स्टेकलबर्ग मॉडल जो होता है 1952 में आया और इन्होंने स्टेकलबर्ग ने अपनी बुक जो है द थियरी ऑफ मार्केट इकोनॉमी में द्वयाधिकार की समस्या का हल इस मान्यता पर सुझाया कि प्रत्येक विक्रेता दूसरे की क्रियाओं की परस्पर निर्भरता को मानता है। नेचुरल सी बात है ना, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है बेटा। एंड प्रत्येक नेता और अनुयायी दोनों होने पर अधिकतम लाभ जो प्राप्त कर सकता है निर्धारित करता है, वह वही भूमिका निभाएगा जो उसे अधिकतम लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार उनकी इच्छाएं एक दूसरे से मेल खाती हों तो संतुलन होगा, अगर मेल नहीं खाती हैं तो असंतुलन होगा। यही बात है। एंड हल के प्रति क्रिया वक्र जो कल्पनाओं पर आधारित होती है, उन्होंने इस सिद्धांत को कमज़ोर और अवास्तविक बताया। परंतु इन कमियों के बावजूद स्टेकलबर्ग का मॉडल द्वयाधिकारियों के बीच परस्पर निर्भरता के महत्व को दर्शाता है। यदि वे इसे मानते हैं तो लाभ अर्जित कर सकते हैं, यदि वे इसकी उपेक्षा करते हैं तो हानि उठाते हैं। यदि वे कपट संधि करते हैं तो अपने लाभों को संयुक्त रूप से अधिकतम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखिए होटलिंग का क्या मॉडल है। हैरो होटलिंग ने अपने लेख स्टेबिलिटी इन कंपटीशन 1929 में स्टेबिलिटी इन कंपटीशन हैटलिंग स्टेबिलिटी इन कंपटीशन होटलिंग हैरोड। ओके, ये भी दो विक्रेता हैं, विभिन्न स्थानों पर स्थिर हैं, दोनों समरूप स्टैंडर्ड वस्तु बेचते हैं जो खरीदारों की दृष्टि में विभेदीकृत होती है। फिर सेकंड दोनों विक्रेता शून्य सीमांत लागत जीरो मार्जिनल कॉस्ट पर उत्पादन करते हैं। मांग पूरी तरह इलास्टिक होता है, लोचदार होता है। वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए दी गई कीमत समान है। होटलिंग का हल कुछ व्यवहारिक निहितार्थों की ओर संकेत करता है। सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से ए और बी रेखीय मार्केट के चतुर्थक बिंदुओं पर स्थित होना चाहिए ताकि परिवहन लागतें न्यूनतम की जा सकें, परंतु वे मध्य बिंदु पर स्थिर हैं जिसमें परिवहन लागतें अधिकतम होती हैं। इस प्रकार द्वयाधिकार के बीच प्रतिद्वंद आदर्श
बस विभेदीकरण के विरुद्ध होता है। अतः होटलिंग हल सामाजिक कल्याण के साथ टकराता है। ओके, ये सामाजिक कल्याण के अगेंस्ट है, मतलब थोड़ा सा मतलब इसमें टकराव पैदा होता है। चैम्बरलिन क्या बोलते हैं बेटा? चैम्बरलिन अल्प ग्रुप मॉडल देते हैं। इसमें क्या हुआ? द्वैधाधिकार की समस्या का समाधान, जस्ट वेट, हाँ सी यहाँ देखो, चैम्बरलिन ने जो है द्वैधाधिकार की समस्या का समाधान दोनों विक्रेताओं की पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस की अवधारणा के आधार पर दिया। पारस्परिक निर्भरता के आधार पर प्रोफेसर चैम्बरलिन ने द्वैधाधिकार समस्या का स्थायी हल दिया। चैम्बरलिन भी कुर्नो मॉडल के अनुसार ही चलते हैं, परंतु उनका परिणाम अथवा हल कुर्नो से सर्वथा भिन्न है। कुर्नो तथा चैम्बरलिन के विचारों में अंतर है। चैम्बरलिन की विचारधारा के अनुसार विक्रेता ए बाजार में बी के प्रवेश के बाद पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार करते हुए बाजार की दशाओं का सर्वेक्षण करेगा और एकाधिकार लाभ को बांटकर पारस्परिक निर्भरता का परिचय देगा। इस प्रकार चैम्बरलिन की विचारधारा सर्वोत्तम प्रतीत होती है, क्योंकि इस समाधान में एक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता के व्यवहार को कीमत निर्धारित करते समय ध्यान में रखता है। इस कारण चैम्बरलिन का द्वैधाधिकार की समस्या का हल वास्तविकता के अधिक निकट प्रतीत होता है। प्राइस रिजिडिटी क्या होता है? कीमत दृढ़ता। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अल्पाधिकारी फर्म अपनी नीति कीमत में सामान्यतः परिवर्तन नहीं करना चाहती। आदर्श दशाएं बदल जाने पर भी अल्पाधिकारी, यहाँ देखो, बदल जाने पर भी अल्पाधिकारी फर्म की कीमत स्थिर बनाए रखना चाहती है, मतलब अपनी कीमत में चेंजिंग नहीं करना चाहती। अब देखो क्यों, क्या है, कैसे है, लेट्स सी। कीमत दृढ़ता, प्राइस रिजिडिटी। कीमत दृढ़ता, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी क्या होता है? परिकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं। पॉल एम स्वीजी अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं R.L. हॉल इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं। प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म यह मानती है कि उसके प्रतियोगी कीमत वृद्धि में उसका सहयोग नहीं करेंगे, परंतु उनके प्रतियोगी कीमत कमी को अवश्य अपनाएंगे। प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म यह मानती है कि उसके प्रतियोगी कीमत वृद्धि में उनका सहयोग नहीं करेंगे, परंतु उसके प्रतियोगी कीमत कमी को अवश्य अपनाएंगे। इस विचारधारा के परिणाम के स्वरूप में अल्पाधिकारी फर्म के मांग वक्र में प्रचलित कीमत, प्रिवेलिंग प्राइस पर एक किंग या कोड उपस्थित हो जाता है, जो अल्पाधिकारी, अभी पिक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे, थोड़ा सा देखो। सी, फर्म के लिए मांग वक्र को दो भागों में बांट देता है। इस किंग से ऊपर मांग वक्र अधिक लोचदार, मोर इलास्टिक, तथा किंग से नीचे मांग वक्र कम लोचदार, लेस इलास्टिक हो जाता है। इस प्रकार के मांग वक्र को चित्र में DRD द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए बेटा, ये यहाँ देखिए, DRD, यहाँ DRD, ओके, द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा देखो, देखो ये प्राइस है, ये प्रोडक्शन क्वांटिटी है, और ये देखिए बेटा, यहाँ देखिए DR का एक पॉइंट देख लो, DR से ये, सॉरी यार, ना, और DR1 को देखिए, ठीक है ना। तो ये इसमें जो किंग माने कोण जैसा बन जाता है, ये देखो यहाँ बन गया ना, ये भी, ये देखो एक एंगल की तरह बन चुका है, ये देखो सी, ओके, दिस
दिस, ठीक है ना, इसको शो कर रहा है। ये एक विकुंचित मांग वक्र इसको बोलते हैं। अब देखो आगे क्या होता है सर, इसमें क्या होता क्या है, देखो अल्पाधिकारी फर्म ना तो कीमत बढ़ाना चाहेगी ना ही कीमत को कम करना चाहेगी, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में वह अपने कुल लाभ को कम करती है। यही कारण है कि प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म की कीमत में एक प्रकार की दृढ़ता, रिजिडिटी पाई जाती है, जो किंक या कोण वाले बिंदु पर उपस्थित होती है। संक्षेप में विकुंचित मांग वक्र परिकल्पना किंग्ड डिमांड कर्व हाइपोथेसिस के अनुसार अल्पाधिकारी प्रतियोगी फर्मों में कीमत वृद्धि की कोई प्रक्रिया नहीं होती, जबकि प्रत्येक कीमत कमी की क्रिया के फलस्वरूप प्रक्रिया अवश्य उपस्थित होती है। कीमत दृढ़ता, हॉल तथा हिच की विचारधारा, प्राइस रिजिडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ हॉल एंड हिच। हॉल हिच ने अपने लेख प्राइस थ्योरी ऑफ बिजनेस बिहेवियर में कीमत दृढ़ता को औसत लागत सिद्धांत की सहायता से स्पष्ट किया। दोनों अर्थशास्त्रियों ने अल्पाधिकार में मूल उत्पादन निर्धारण को विकुंचित मांग वक्र की सहायता से स्पष्ट किया। साथ ही साथ औसत लागत सिद्धांत की सहायता से कीमत स्थिर रहने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। हॉल हिच के अनुसार अल्पाधिकार में कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां औसत लागत वक्र AC कर्व विकुंचित मांग वक्र को स्पष्ट करता है। औसत लागत वक्र विकुंचित मांग वक्र किंक वाले बिंदु पर उसे स्पष्ट करता है। इस प्रकार अल्पाधिकार में कीमत और औसत लागत के बराबर होती है। अल्पाधिकार में कीमत औसत लागत के बराबर होती है। इस स्थिति को हम पिक्चर में देख सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो, यही चीज़ें ये बता रहे हैं। यहाँ देखो बेटा, ये देखो D से यहाँ D इक्वल टू AR, ओके, इसी पॉइंट को बता रहा है AC। देखो P, यहाँ P प्राइस लेवल है, Q क्वांटिटी है आपका, एंड D DR के माध्यम से और AC कर्व के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। इसमें क्या हुआ है, दीर्घकाल में मूल्य वृद्धि औसत लागत के बराबर होती है। मूल्य वृद्धि, ये वृद्धि जो है औसत लागत एवरेज कॉस्ट के बराबर हो गई। देखो मूल्य वृद्धि, ओके। इस प्रकार दीर्घकाल में अल्पाधिकारी फर्म अपनी सभी प्रकार की लागतें पूरी करने के साथ साथ कुछ सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्जित करने का प्रयास करती है। इस प्रकार अल्पाधिकारी में मूल्य, औसत आय, औसत परिवर्तन लागत, औसत स्थिर लागत, आंशिक लाभ प्लस आंशिक लाभ, P इक्वल टू AC प्लस ABC, P इक्वल टू AC इक्वल टू ABC प्लस AFC प्लस माइनस प्रॉफिट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इक्वल हैं। ये फॉर्मूलाज अपने माइंड में रखना। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट का कार्य केंद्रीय आयोजन प्राधिकारी अथॉरिटी करता है, क्योंकि उत्पादन के सभी भौतिक संसाधनों का स्वामित्व, नियंत्रण और निर्देश सरकार द्वारा होता है। इसलिए इस बारे में सभी निर्णय का क्या उत्पादित करना है एक केंद्रीय योजना के ढांचे के अंतर्गत किए जाते हैं। किस प्रकार की वस्तुएं और कितनी मात्राओं में उत्पादित करनी है, इनके निर्णय केंद्रीय आयोजन प्राधिकारी द्वारा नियत किए गए उद्देश्यों, लक्ष्यों, प्राथमिकताओं द्वारा ली जाती है। ये देखो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ओके। इस पर निर्भर करते हैं विभिन्न वस्तुओं की कीमतें प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जाती है। जहां प्लांट की लागतें भिन्न भिन्न होती हैं, वहां मैनेजर इस बिंदु तक उत्पादन करते हैं जहां उनकी सीमांत लागत LM कीमत P इक्वल टू AR MR, यहाँ देखना P ये है, ठीक है ना,
और ARMR ये है ना, प्राइस लेवल ARMR के बराबर होता है, यही बता रहा है ये, बराबर होगी जैसा कि चित्र में बताया गया है। अन्य सभी प्लांट PABE, यहाँ PABE ओके के बराबर लाभ अर्जित करेंगे, ठीक है ना। यह दो तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था की सहायता से प्रकट करता है। प्रथम लेखा यह आधार बनता है कि लेखा कीमतों तथा लागतों पर आधारित है तथा उत्पादन की लागत के मूल्यांकन तथा तुलना का साधन बनता है। दूसरे सेकंड क्या है बेटा, यह लोगों की योजना के लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का कार्य उचित लागत लेखा के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन क्षमता सुनिश्चित करना और लोगों को पर्याप्त प्रेरणाएं प्रदान करना। ऐसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय योजना प्राधिकारी मार्केट का कार्य करता है, क्योंकि उत्पादन के सभी भौतिक साधनों की मलकियत, नियंत्रण तथा निर्देशन इसके द्वारा होता है। इसलिए कैसे उत्पादन करना, किसके लिए उत्पादन करना, ये सभी निर्णय एक केंद्रीय योजना के अनुसार केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। कीमतें भी इसी प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जाती हैं। डन, ऑल राइट। सो बेटा इट वाज ऑल अबाउट योर सारा आपका विभिन्न बाज़ारों में मूल्य निर्धारण, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो एंड होपिंग फॉर गुड, जल्दी ही मिलेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे डिले हुआ इस बार। आई वुड लाइक टू से सॉरी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन के साथ, ओके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सीमांत भौतिक उत्पादकता, ऑल दिस थिंग्स सब डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।